All right, guys. Let's do February March 2022 variance 22 paper. Let's see what we have in this. Seems like related to periodicity ka question in the first place. Okay. So shows how first ionization energies vary across period 2. तो ionization energy across the period increases. ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है. तो ट्रेंड हमने क्लास में भी शेयर किया हुआ है कि across the period ionization energy increase होती है. Construct an equation to represent the first ionization energy of oxygen in two state symbols. Okay. So 1 mole of gaseous neutral atom है, एनर्जी absorb करके अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल ऑफ गैसियस आयन में. ओके. State and explain general trend in the first ionization energy across period 2. तो मुझसे वो दो चीजें पूछ रहे हैं. एक स्टेट, तो मैं पहले स्टेट करूंगा, ट्रेंड को स्टेट करूंगा across the period 2. Ionization energy increases. Okay, ये स्टेट हो गया. नाउ ही इज आस्किंग कि एक्सप्लेन भी करूं. तो हम जानते हैं कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज होती है. Shielding will remain same. Okay. All right. शील्डिंग क्यों सेम रहती है अक्रॉस द पीरियड, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. शील्डिंग अगर आपको कैलकुलेट समझ में आए, अगर मैं ओ लेवल केमिस्ट्री के हिसाब से करके दिखा देता हूँ, ज्यादा आसान होगा आपके लिए. और मैं सारे एलिमेंट्स को नहीं डील करूंगा, मैं सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए शेयर कर रहा हूँ डिस्कशन. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 3. तो जो शील्डिंग होती है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए शील्डिंग भी अक्रॉस द पीरियड सेम रहेगी. ओके. नेक्स्ट, explain why ionization energy A figure 1.1 does not follow the general trend in first ionization energy across period 2. A क्या है? A यानी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. क्यों कम है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. उस 2p पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन स्पिन रिपल्जन होता है. उस स्पिन स्पिन रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजियर हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन contain 1 paired electron in 2p orbital. So this paired electron experiences इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, जिसको हम स्पिन स्पिन रिपल्जन भी कहते हैं. इंटर इलेक्ट्रॉनिक और स्पिन स्पिन रिपल्जन.
तो इंटरइलेक्ट्रॉनिक और स्पिन स्पिन रिपल्जन होता है. So this counters the effect of nuclear charge सही है. ये स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है. इसका 1 मार्क होगा यकीनन पेपर में. उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ स्टेट किया कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर वो चार्ज जो है वो डोमिनेंट फैक्टर रोल नहीं कर रहा. यहाँ पर ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है. ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है एग्जामिनर के लिए. दैट्स व्हाट बोथ ऑफ देम वी हैव डन इन द क्लास. लेट्स सी पार्ट सी में क्या है. The first 8 ionization energy values of E are shown in table 1.1. Deduce the full electronic configuration of E. Explain your answer. Full electronic configuration explanation. Okay. So first of all, we need to find out कि सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप कहाँ पर आ रहा है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप आपके पास है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, जहां से मैं देख रहा हूँ. चलो कैलकुलेट करते हैं. जहां से 1820 minus 577, my goodness, 1820 minus 577 is going to be 1243. फिर इन दोनों में देखते हैं. 2740 minus 1820 is going to be 920. फिर थर्ड और फोर्थ में देखते हैं. 11,800 minus 2740, 9060. सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप तलाश करना है. फिर हम यहां तलाश करेंगे 14,400 minus 11,006. No. एक मिनट. 11,600 minus 2740. 8860. Now the next is 14,800 minus 1100. 3,200. फिर इन दोनों में देखते हैं. 18,400 minus 14,800. 3,600. और फिर यहाँ से यहाँ देखते हैं. 23,400 minus 18,400. 5,000. Last but not the least, this one. 27,500 minus 23,400 is going to be 4,100. तो सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप, as you can see, you are getting in between third and fourth, okay, which is 8860. okay, इसका मतलब over here shell changes. okay, इसका मतलब ये first 3 electrons are removed from the valence shell, which means element belongs to group 3 of the periodic table. okay, so ये पहले 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव हुए हैं, which means element belongs to group 3 of the periodic table. यहाँ लिखना जरूरी है बात. First 3 electrons are removed from valence shell, hence element belongs to group 3 of periodic table. okay, अब मसला ये कि ग्रुप 3 में आपके पास बोरॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है, गैलियम भी है. तो जाहिर सी बात है बोरॉन तो नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन के पास तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 5 है.
जबकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन स्पाइक्स ज्यादा हैं। फिर हमारे पास गैलियम भी नहीं होगा, बिकॉज गैलियम जो है वो पीरियड 4 के अंदर एग्जिस्ट करता है, जबकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द एल्यूमिनियम, एंड एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 13 होता है, इसलिए मैं 13 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ओके, और अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन दो, तो एक्सप्लेनेशन अगेन यही होगी हमारी कि बिगेस्ट एनर्जी गैप exist between third and fourth ionization energy. This shows that the first 3 electrons are removed from valence shell, hence element belongs to group 3 of the periodic table. Okay, next question. Some oxides of elements in period 3s are shown. Sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Sodium is a reducing agent in this reaction. Define reducing agent. तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और जब वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो स्पीशीज which are electron donor, okay, the species which are electron donor are called reducing agents. फिर उसके बाद है आपके पास write an equation for the reaction of sodium oxide with water. So हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। हमसे स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे, इसलिए हम स्टेट सिंबल्स नहीं लिख रहे। Next is aluminum oxide is an amphoteric oxide found in bauxite. What is meant by amphoteric? Which shows both acidic and alkaline character. Amphoteric means shows both alkaline and acidic character or acidic behavior. Aluminum oxide is purified from bauxite in several steps. The first step involves heating aluminum oxide with an excess of NaOH. A colorless solution forms. Write an equation for this reaction. Okay. हमने क्लास में आपको ये करवाया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपके पास, आप इसको वाटर से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट में, और सॉल्ट हो जाएगा आपके पास 2NaAlOH टेकन 4, और इस सॉल्ट का नाम हमने क्लास में क्या दिया था? सोडियम एल्यूमिनेट। ये आप ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़कर आते हैं, ठीक है। ये वाटर को हम सही से लिख लेते हैं। Next is aluminum oxide is used as a catalyst in the dehydration of alcohol. State the effect of using aluminum oxide catalyst in the dehydration of alcohol. Use the Boltzmann distribution to help your answer. Okay. तो भाई पहली तो लाइन ये होगी, this is the activation energy without catalyst.
ठीक है, and this is the activation energy with catalyst. Okay, if you remember. ठीक है ना, तो पहले हमारे पास सिर्फ ये था प्रोपोर्शन, और अब हमारे पास जो है वो ये हो गया पूरा का पूरा, तो प्रोपोर्शन बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, सही है। सो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे जनाब यूजिंग कैटलिस्ट increases the proportion of molecule with energy equal to or greater than activation energy. Thus, collision frequency increases and rate of reaction increases. तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन ही इंक्रीज कर देता है, rate of reaction increases. Okay, that's what we have done in the class. You can check the notes of them. P4O6 is a white solid, has a melting point of 24 degrees Celsius. Solid P4O6 reacts with water to form H3PO3. It is a type of structure and bonding shown by this. आप जानते हैं कि इसका melting point कम है, इसका मतलब ये bonding होगी covalent, और reacts with water से confirm हो रहा है कि bonding जो है वो covalent है. Bonding is covalent. सही है, ये याद रखिएगा. एंड ऑब्वियसली स्ट्रक्चर इसका होगा मॉलिक्यूलर, क्योंकि जॉइंट तो सिर्फ आपके पास 3 ही होते हैं. तो हमें 2 चीजें बतानी है, एक स्ट्रक्चर और एक बॉन्डिंग. तो मैं सबसे पहले बॉन्डिंग बता देता हूँ. P4O6 has covalent bonding. And molecular structure. Obviously इसमें weak van der Waals forces होंगी, और क्योंकि इसमें weak van der Waals forces हैं, which is why उन forces को overcome करने के लिए we need less energy, and so it has low melting point. Exhibits weak van der Waals forces, less energy is needed. Also, due to covalent bonding, it can easily hydrolyze with water. अगर आयनिक होता तो डिसॉल्व होता, it can hydrolyze or it can react with water. ठीक है. Determine the oxidation number of phosphorus in H3PO3. तो भाई H3PO3 में phosphorus का कैलकुलेट करना चाहते हो तो phosphorus का x लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है. ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 करूंगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, which is y equals to 0. then x plus 3 minus 6 equals to 0. then x equals to plus 3. तो यहाँ पर आ जाएगा plus 3. Okay. Next is when P4O6 is heated,
and with oxygen it forms P4O10. डेल्टा HR की वैल्यू गिवन है हमारे पास, द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा गिवन है हमारे पास P4O10, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो मुझे बेसिकली फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को एक मरतबा फिर लिखता हूं, P4O6 plus 2O2 and this is P4O10 और इसकी एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है -1372। सिंस हमें फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, इसका मतलब हम हेज़ेस लॉ साइकिल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड ऑब्वियसली एरो जो है वो अपवर्ड लेंगे, एक एरो यहाँ पर आएगा, एक एरो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करने के लिए क्या रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम इसको x लेंगे। इसकी P4O10 की वैल्यू हमें गिवन है विच इज -3012, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो लेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, इक्वल टू 0 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा x प्लस -1372 -3012 इक्वल्स टू 0। इसको लिखने का 1 मार्क होता है वैल्यूज को, इसको अरेंज कर लें तो ये जगह -1372 प्लस 3012 equals to 0, then x equals to how much? It's going to be -1640 kilojoules per mole. तो हम यहाँ लिख देते हैं 1640 kilojoules per mole. Now the next is write an equation for the reaction of P4O10 with water. जब P4O10 water के साथ reaction करता है, we have done this reaction in periodicity, वो convert हो जाता है phosphoric acid में, that is H3PO4। जाहिर सी बात है यहाँ 4 phosphorus हैं, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाऊंगा, यहाँ 12 हाइड्रोजन एटम्स हो गए तो मैं यहाँ 6 लगाऊंगा, तो 4 times 3 कितना होता है 12, 6 times 2 कितना होता है 12, that's my balanced chemical equation. Okay, that's an easy question. Sulfur dioxide and sulfur dioxide are found in the atmosphere. The oxidation of SO2 into SO3 in the atmosphere is catalyzed by NO2. हमने ये करवाया है और ये रिएक्शन ये हुआ आपके पास। ठीक है, construct an equation to show how NO2 is regenerated in the catalytic oxidation of this. तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जब NO बन जाता है तो ये NO एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, और जाहिर सी बात है इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर हाफ लगा देते हैं। ओके, हमने ये इक्वेशन भी क्लास में की हुई है, हमने ये इक्वेशन भी क्लास में की हुई है नाइट्रोजन सल्फर के टॉपिक में। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन आल्सो रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन कंट्रीब्यूट्स टू फोटोकेमिकल स्मोक। तो मैंने कहा था कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्शन करते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से, तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PAN से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, फॉर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है, एग्जाम ने पूछा नहीं है तो आप बताएंगे भी नहीं, आप इस तरह से लिख के दे सकते हैं हमको। सही है, दिस इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, तो यहां से यहां से ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप समझ लीजिए एसिटाइल हो जाएगा, एसिटाइल। ओके, यहां से ये क्या हो जाएगा NO3 माइनस नाइट्रेट, और पर ऑक्सी जो है वो इसके लिए ऑब्वियसली ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। सही, next. Oh my goodness, what sort of this question is? Oh. Shows how the temperature of the atmosphere varies with height from the ground. तो हम यहाँ पर ग्राउंड पे हैं, ये किलोमीटर है ना, तो हम यहाँ ग्राउंड पे हैं और
हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी हाइट पे जा रहे हैं इन किलोमीटर, और ये टेम्परेचर है हमारा। ओके, द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन 1 हैज दिस। तो ये था आपका इक्वेशन 1। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वहाँ लिखने में आसानी होगी। सही है, हम यहाँ लिख देते हैं। ये रिएक्शन है जनाब, जिसके लिए उसने हमें डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, -168 किलो जूल्स पर मोल। तो पहली तो बात तो ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके, तो मैंने पहला पॉइंट तो ये कंक्लूड कर लिया कि भाई इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू माइनस, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब देखते हैं कि वो खुद क्या कह रहे हैं। सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। ओके, ओके, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमसे डिटरमिन करवाना चाहते हैं। differs at a height of 20 kilometer compared with a height of 50 kilometer from the ground. Explain your answer. Sir, 20 kilometer from the ground. अच्छा जी, 20 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड ये है मेरे पास। ओके, okay? और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, यहाँ। ओके, सो ये आपके पास है -40, ये -50, ये -60, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, -55। तो हम यहाँ लिख देते हैं -55 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमने 20 किलोमीटर पे किया, वो कह रहे हैं 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर भी चलते हैं भाई। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये रहा। ओके, ऑलराइट, ये आपका 50 किलोमीटर हो गया, और इस 50 किलोमीटर के ऊपर कितना है भाई मेरे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। ओहो, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप बेसिकली टेम्परेचर 55 से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहे हो, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो आप। सही है, तो जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, अकॉर्डिंग टू ली शैटर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो भाई हम लिखेंगे कैसे इसको, पूरी इंफॉर्मेशन को। हम्म, हम लिखेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस temperature is -55 डिग्री सेल्सियस, while at 50, oops 20 kilometer भाई, 20 kilometer, at 20 kilometer temperature is -55 डिग्री सेल्सियस, at 50 kilometer temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। So from -55 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस temperature increases, since forward reaction is exothermic. So increasing temperature
So increasing temperature favors equilibrium towards left hand side. Okay. Equilibrium favors towards left hand side. So इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है. ठीक है. Next question number 3. The hydrogen halides are colorless gases at room temperature. The hydrogen halides can be formed by reacting the halogen with hydrogen. That's what we have done in the class. आपके पास equations भी हैं. Describe and explain the relative reactivity of the halogens down the group when they react with hydrogen to form this. So the reactivity of halogen decreases down the group. Reactivity of halogen with hydrogen decreases. My bad. Down the group. क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है शील्डिंग इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है. This is because down the group shielding effect increases as compared to nuclear charge. So nucleus to valence electron attraction also decreases. So nucleus to valence electron attraction decreases. Okay, मैंने इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट करके लिखा है, आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा इसका. ठीक है. Now the next is HCl is a product of several different reactions. Some of these reactions are shown in 3.1. Write an equation for reaction 1. तो भाई जब SiCl4 वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगा तो मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बनाएगा और SiOH taken 4 भी बनाएगा, और इस SiOH taken 4 को हम SiO2 की फॉर्म में भी लिखते हैं, राइट. सो हमने ये दोनों इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन भी दी हुई है, ये वाली इक्वेशन भी दी हुई है, आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो भी इक्वेशन लिखना चाहें. तो हम सबसे आसान वाली ऑप्ट कर लेते हैं ताकि हमें बैलेंसिंग में इशू ना हो. तो हम अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं या हाइड्रोलाइज हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SiO2 प्लस 4HCl में. ओके. ऑलराइट. In 2, reaction 2, sodium chloride reacts with concentrated H2SO4 to form HCl and sodium hydrogen sulfate. When NaBr reacts with concentrated H2SO4, the products include bromine and sulfur dioxide. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें भी एक्सप्लेन किया, और हमने क्लास में भी किए हैं दोनों रिएक्शंस. आइडेंटिफाई द टाइप्स of reaction that occurs in each case by completing table 3.1. Explain the difference in these reactions. तो जब NaCl कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करता है तो वो इस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए इस केस के अंदर H2SO4 एज एन एसिड बिहेव करता है. तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा. ओके.
लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट करेगा। इनिशियली तो एसिड बेस होगा और फिर उसके बाद रिडॉक्स होगा। उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहला एसिड बेस और दूसरा रिडॉक्स। ओके, बल्कि मैं आपको NaBr से रिलेटेड करवा देता हूँ, मैंने वैसे क्लास में करवाया हुआ है आपको। ये है NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कन्वर्ट हो जाता है NaHSO4 यानी सॉल्ट में और HBr में। अब ये जो HBr बना है, ये HBr कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ये ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा एंड ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और यहाँ आ जाएगा वाटर। तो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन है और ये आपका रिडॉक्स है। ओके, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आंसर दिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि concentrated H2SO4 is a stronger oxidizing agent, so it can oxidize bromide into bromine. So हम यहाँ लिखेंगे concentrated H2SO4 is a stronger oxidizing agent so can oxidize bromide ion into bromine. Okay, all right. When heated with a Bunsen burner, HCl does not decompose, whereas HI forms H2 and I2. Explain the difference in the effect of heating on HCl and HI. Exactly, that's what we have done in the class as well. ठीक है, हमने क्लास में बताया है। आप जानते हैं कि HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर, तो डिकम्पोज नहीं होगा। HI का बॉन्ड वीकर बिकॉज बॉन्ड लेंथ बिगर, तो बॉन्ड आसानी से डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं HCl has a stronger covalent bond than HI. ठीक है, so bond energy of HCl must be greater than HI. ठीक है जनाब। Hydrogen halides dissolves in water to form strong bronzed-lowry acids. The concentration of a strong acid can be determined by titration. State what is mean by strong bronzed-lowry acid. Bronzed-lowry acid proton donors को कहते हैं। Proton donors are called bronzed-lowry acid. और strong का मतलब क्या होता है? Fully dissociates in water. Okay. On figure 3.2, sketch the pH titration curves produced when 0.1 mole per dm cube NaOH is added to 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube HBr to excess. Okay. बहुत सारी चीजें हैं और मैंने आपको करवाया बहुत डिटेल से, तो मैं समरी दे रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। So whenever a strong acid and a strong alkali react together, the pH of endpoint is always
neutral, that is 7. So for vertical line, we need to draw 3 units above pH 7 and 3 units below pH 7, और vice versa, मतलब 2 units above 2 units below. पहला point तो ये आ गया. तो अगर ये मेरे पास pH 7 है, for instance, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है. और the thing is, since concentration is same, so volume is also same. That means the volume of endpoint in this titration should be 25 degrees Celsius. Okay. Okay. Since the concentration is same, which means volume is also same. तो अगर 25 cm cube आपका HBr है, तो NaOH भी 25 cm cube ही react होगा ना, तो इसका मतलब volume of endpoint has to be 25 cm cube. तो मैं इस 25 cm cube के ऊपर एक डॉट लगा देता हूँ. I hope it makes sense to you. वैसे मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 25 cm क्यूब निकालने के लिए, बट ये मैंने शॉर्टकट दिया है आपको. देखो मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ. मैं यहाँ से मोल्स ऑफ HBr निकाल सकता हूँ. मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है. मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स. जो मोल्स HBr के हैं वही मोल्स NaOH के होंगे. सही है, क्योंकि 1:1 का रेशियो होता है. NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है 1000 cm क्यूब में. NaOH के कितने मोल्स हैं? 0.1. आपने कितने कैलकुलेट किए हैं? NaOH के मोल्स 2.5 टाइम्स 10⁻³ तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 25 cm क्यूब. ओके, दैट्स हाउ यू फाइंड, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. ठीक है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया बिकॉज ये 3 मार्क्स का पार्ट है, तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते इसके ऊपर. तो मैंने कहा भाई कंसंट्रेशन सेम है तो इसलिए वॉल्यूम भी सेम होगा. तो अगर ये 25 cm क्यूब आपने लिया है तो वॉल्यूम ऑफ NaOH भी कितना होगा? 25. उस 25 के ऊपर मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है. सही है, तो हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे 25. ये आ गया. अब हमने कहा था कि 3 यूनिट्स अबव pH 7 एंड 3 यूनिट्स बिलो pH 7, तो हम यहां पर कर देते हैं 3 यूनिट्स अबव एंड 3 यूनिट्स बिलो. ओके, अब हम क्या कहेंगे, हमें टाइट्रेशन बनानी है. तो हम सब जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pH होती है वो 0 होती है, 1 है, 2 है. आप इन तीनों में से कोई भी एक ले लें, तो मैं 1 लूंगा, तो मैं यहाँ पर 1 रखूंगा. ऑब्वियसली NaOH एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो मैं इसकी pH लूंगा 12, 13, 14 में से, तो मैं 13 लूंगा. तो मैं 13 यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, सो ग्राफ स्केच कर देते हैं. ग्राफ टर्मिनेट होगा 13 पे और ग्राफ इनिशिएट होगा बेटा 1 से. और आप सब जानते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस पे ड्रॉप होगा. ये थोड़ा सा मैंने बना दिया है कुछ इस तरह से कि होल्ड, ये मुझे बना के देना पड़ेगा आपको सही से. अभी भी सही नहीं बना. इट्स फाइन नाउ. सही है, तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज से बना लेते हैं बेटा. गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. मिस्टेक होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी. सो ये मेरे पास 3 यूनिट्स अबव pH 7 एंड 3 यूनिट्स बिलो pH 7. ओके, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 13 हो गया. ठीक है, 13 पे जा रहा है या कहीं और जा रहा है? अभी भी सही नहीं बना. एक मिनट. अब सही है. इट्स फाइन नाउ, दैट्स परफेक्ट. ठीक है, सो इन चीजों का ख्याल रखना है आपने बहुत ज्यादा बेटे.
अब आते हैं हम एक्वस अमोनिया। ओह माय गुडनेस। देखिए एक्वस अमोनिया जो है वो आपके पास वीक एल्कली है, और अगर वीक एल्कली है तो ऑब्वियसली इसकी पीएच होगी 8, 9, 10 या फिर 11। सही है, तो हम 11 ले लेते हैं, यानी ग्राफ टर्मिनेट होगा 11 पे, एंड ऑब्वियसली ग्राफ स्टार्ट होगा पीएच 1 से, क्योंकि ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो मैं 1 लूंगा। ठीक है, मैं क्या लूंगा बेटा यहाँ से 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो याद रखिएगा कि whenever strong acid and a weak alkali react together, the pH of endpoint is always acidic, which means जो ये vertical line बनाएंगे आप, उसके लिए 3 units below pH 7 और 1 unit above pH 7 होगी, and since the concentration is same in both the compounds, which means volume of endpoint would also be same, that is 25 degrees Celsius. तो मैं इस 25 degrees Celsius के ऊपर vertical section बना लेते हैं हम, that is your pH 7, ये आ जाएगा आपका pH 7 का पॉइंट। ठीक है, ये आपका pH 7 आ गया, इससे आपने 3 यूनिट्स अबव pH 7 रखनी है। होल्ड ऑन, 1 unit above pH 7 and 3 units below pH 7. I can't 1 unit above and 3 units below, since the pH of endpoint is acidic, because it is a strong acid and a weak alkali titration according to my lecture. ओके, तो हमने 11 पे खत्म करना है, दिस इज योर 11, और ये हमारा 1 है, हमने 1 से इनिशिएट करना है। सो हम 11 पे खत्म करेंगे इसको इस तरह से, और हम 1 से इनिशिएट करेंगे इस तरह से। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओह माय गुडनेस, ठीक है जनाब, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। ओके, इसको उठाएं, यहाँ पर लिख दें। ठीक है जनाब, ये 13 होगा आपका, सही है। इससे रिलेटेड भी वर्किंग कर देता हूँ बेटा मैं, हो सकता है आपके पास कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो, वॉल्यूम भी डिफरेंट हो, तो फिर मोल्स कैसे निकालोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है मोल्स निकालने का। मोल्स ऑफ HBr निकालने के लिए मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.1 से, डिवाइड करूंगा 1000 से, सो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। जो मोल्स आपके पास HBr के हैं वही मोल्स ऑब्वियसली NaOH के भी होंगे, क्योंकि दोनों के, सॉरी, एक्वस अमोनिया के होंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान रेशो 1:1 का होगा। सही है। सो अगर आपने कैलकुलेट किए 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो इसके भी मोल्स कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, राइट। हम सब जानते हैं कि अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर DM³ है, तो 0.1 में 1000 cm³ में 0.1 मोल अमोनिया के होंगे। आपने कितने कैलकुलेट किए, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, राइट। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 cm³। सो दिस वॉल्यूम is basically the volume of endpoint. This volume is basically the volume of endpoint. Okay. और मैं यहाँ एक और मैंने एक्सप्लेनेशन दे तो दी है, ऑब्वियसली आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि strong acid and strong alkali gives neutral solution
hence pH of endpoint is also neutral. Hence pH of endpoint is neutral. इस केस के लिए क्या होगा? Solution is acidic, hence pH of endpoint is also acidic. Okay, I hope it makes sense to you. Now the next question, the next part is HBr reacts with propene to form two bromoalkane. एक ये है और एक ये है. Complete the diagram to show the mechanism of this reaction of HBr with propene to form the major organic product. आप जानते हैं कि ये आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, आप जानते हैं कि ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. इसका मतलब इन दोनों के दरमियान मार्कोनी को फुल फॉलो होगा, और जब मार्कोनी को फुल फॉलो होगा तो ऑब्वियसली आपको एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगी. ये आपकी माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये मार्कोनी को फुल को फॉलो करके नहीं बन रही. ये आपकी मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये मार्कोनी को फुल को फॉलो करके बन रही है. आई होप यू गेट इट बिकॉज वी हैव डन मार्कोनिकोव रूल इन सच अ डिटेल कि आपको ये चीजें अब आनी चाहिए. ठीक है, सो हम बता देते हैं कि जनाब ये माइनर प्रोडक्ट है एंड ऑब्वियसली ये मेजर प्रोडक्ट है. ओके, वो कह रहे हैं इंक्लूड चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्ली एरोज एज अप्रोप्रिएट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इन द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. तो सबसे पहली तो बात ये है कि जनाब इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ से पाई बॉन्ड हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बना लेगा, एट द सेम टाइम यहाँ से ब्रोमाइड आयन चले जाएंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो, CH3 है सबसे पहले आपके पास, फिर है आपके पास CH, सही है, और फिर है आपके पास CH3. यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस CH2 के पास चलेगा बिकॉज ऑफ मार्कोनिकोव रूल, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज. जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है अगर उसके पास एक हाइड्रोजन हो तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है. इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है. ओके, अब क्या होगा? अब हमारे पास ब्रोमाइड आयंस हैं, ये ब्रोमाइड आयंस का लोन पेयर शो करेंगे. ये ब्रोमाइड आयंस इस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा 2 bromopropane, and this 2 bromopropane is basically your major product because 2 degree carbocation को follow करके बनाए, because 2 degree carbocation is more stable than primary carbocation 1 degree carbocation. That is your major product. Okay, सही है. फिर वो कह रहे हैं आपसे एक्सप्लेन why the 2 bromoalkanes are not produced in equal amount by this reaction. Obviously हम बताएंगे कि भाई इसमें हो ये रहा है कि आपके पास, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करते हैं. ठीक है, यहाँ ट्राई करते हैं. पहले ये है तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अगर मैं क्लास में मैंने ये करवाया आपको, अगर मैं पाई बॉन्ड इस CH2 के ऊपर ब्रेक कर दूं, आई मीन शिफ्ट कर दूं कंप्लीटली, तो दिस CH बिकम्स पॉजिटिव एंड CH2 बिकम्स नेगेटिव. ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन. यानी अगर मैं पाई बॉन्ड को इस तरह से मूव करूं, यूज करूं, तो मुझे 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाए. लेकिन अगर मैं इसी प्रोपीन को रिएक्शन करवा रहा हूं और पाई बॉन्ड दिस टाइम मैं इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर देता हूं, then obviously this carbon becomes negatively charged और ये हो जाएगा CH2 प्लस. और क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो उसके पास 2 हाइड्रोजन हो तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है. सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन. ओके, सो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, व्हिच मींस रिएक्शन जो है वो स्टेबल रूट को फॉलो करेगा, इसलिए उसने इस रूट को फॉलो किया, मेजर प्रोडक्ट बनाई. Which is why इक्वल अमाउंट में नहीं बन सकती. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसी बात को. अब हम समझा तो दिया हमने आपको, हम लिखते हैं
2 degree carbocations are more stable than 1 degree carbocation. Okay, क्यों है जनाब ये 2 degree more carbocation more stable? Because of the positive and inductive effect of electron donating alkyl group. ये देखो, ये भी बता देते हैं, ये भी डोनेट कर रहा होगा, ये भी डोनेट कर रहा होगा, है ना। यहां से सिर्फ एक ही डोनेट कर रहा है, सो हम ये भी लिख देते हैं। क्यों है ज्यादा वो भी बता देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द greater positive inductive effect of 2 electron donating alkyl group. ठीक है। Next is the reaction of bromopropane and NaOH is different depending on whether water or ethanol is used as a solvent. Identify the organic and inorganic products. आपसे एक मांग रहे हैं organic और दूसरा आपसे मांग रहे हैं inorganic products. जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे in each solvent, तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो बेटा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा CH3, यानी Br चला जाएगा, OH आ जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा बेटा NaBr. ओके, इथेनॉल से अगर करवा रहे हैं आप और NaOH है तो एलिमिनेशन होगी तो एल्कीन बनेगी, तो 3 कार्बन एटम की एल्कीन क्या बनेगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. और जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें आपके पास, चलिए मैं ये करवा देता हूँ आपको, वैसे मैंने करवाया क्लास में, ये मैं करवा देता हूँ कि एलिमिनेशन कैसे हो रही है. CH3 CH2 CH2 Br, ताकि आपको थोड़ा सा ना इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट का आइडिया हो जाए. हमने बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो कार्बन अटैच होती है वो बीटा, एंड एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बीटा हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम. सो वी नीड हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम, इसलिए हमने इसको H को अलग से लिखा. जाहिर सी बात है एलिमिनेशन हमेशा इथोक्साइडाइंस के थ्रू होती है. ये इथोक्साइडाइंस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके इथेनॉल में कन्वर्ट होगा. ओके, at the same time obviously ये bond between these two carbon shift होगा ताकि यहाँ से ब्रोमाइड चला जाए. ये ब्रोमाइड सोडियम में आयंस मौजूद होंगे, उनके साथ कंबाइंड होकर NaBr में कन्वर्ट होगा, प्लस आपके पास आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान क्यों शिफ्ट हुआ? तो उसका जवाब ये है कि जनाब ये जो आपके पास कार्बन है it has slight positive because bromine has slight negative charge. Okay, तो आपके पास जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसमें ऑब्वियसली आपके पास वाटर है, वाटर भी होगा और NaBr भी होगा. मीडियम एक्वस से तो वाटर होगा, ठीक है, और NaBr है. ओके, अच्छा, उसने आपको OH माइनस आयंस दिया है, तो मैं इसको OH माइनस आयंस के थ्रू भी कर सकता हूँ. ये देखो, नॉट अ बिग डील. ये OH माइनस आयंस H आयंस के साथ रिएक्शन करेगा और H आयंस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर बना लेगा. ये बन गया वाटर. ठीक है, चीजें तो वैसी बनेंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गई आपकी, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गई. क्वेश्चन नंबर 4, compound J and K are found in plant oil. Complete the table 4.1 to state what you would observe when J reacts with reagent listed. 2,4-DNPH का रिएक्शन होगा तो J में कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है
ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसके साथ भी 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो आपको येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे, येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स। टॉलेंस रिएजेंट है तो टॉलेंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। सही है। फिर उसके बाद आपके पास सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल जो है वो इस अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और बबल्स ऑफ गैस देगा, बबल्स ऑफ गैस इज गिवन ऑफ। सही है। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि J has two optical isomers, draw the three-dimensional structure of the two optical isomers of J. Guys, this is the chiral carbon atom. क्योंकि 4 different groups attach हैं, एक OH, एक CHO, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप। सही है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर 3-dimensional कह रहे हैं, इसका मतलब 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए, मसला नहीं है। ये डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, पिरामिड आउटसाइड द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये एज इट इज। अब इसका मिरर इमेज है तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पर। ठीक, ग्रुप्स की एडजस्टमेंट आपकी मर्जी किस तरह से करनी है। वैसे तो रूल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ग्रुप्स को कहाँ अटैच होना चाहिए, लेकिन एएस केमिस्ट्री में रूल्स नहीं दिए हुए हमें, तो हम अपनी मर्जी से चॉइस कर लेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है तो मैं इस ग्रुप को यहाँ पर लिख देता हूँ COCH3। फिर मेरे पास CHO ग्रुप है तो मैं COH ग्रुप को यहाँ लिख देता हूँ। फिर मेरे पास OH है तो मैं OH को यहाँ लिख देता हूँ, और फिर मेरे पास CH3 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो OH को जो है हम इस तरह से लिख लेते हैं तमीज के साथ। अब इसको हम इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं, अगर आप फ्लिप ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ये आपका CH3 हो जाएगा। Oops, no, 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 no. That is CHO. Okay. This is going to be OH and this is going to be CH3. अगर आपसे फ्लिपिंग भी नहीं हो रही ना तो फिर भी आप ऐसे ही लिख दीजिए बेटा, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जिस डायरेक्शन में डॉटेड लाइन हो उसी डायरेक्शन में स्लाइटली स्लैंट करके पिरामिड बनाएं। जिस डायरेक्शन में डॉटेड लाइन हो उसी डायरेक्शन में स्लाइटली स्लैंट करके पिरामिड बनाएं। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसके मार्क्स होते हैं। बच्चे इस तरह से भी लिखते हैं आंसर और उनको लगता है कि हमें बिल्कुल ठीक मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। That shows tetrahedral geometry। जो इससे पहले मैंने लेजर से बनाई थी वो tetrahedral geometry नहीं थी बेटा। ठीक है। Okay, next. K is used to make addition polymer perspex. A synthesis of perspex is shown in figure 4.2. Identify L, state the conditions required for reaction 1. अब नोट करो, ये पूरा एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में चेंज हुआ है। इसका मतलब ये आपका अल्कोहल होगा। और कितने कार्बन एटम का अल्कोहल है भाई? 1 कार्बन एटम का अल्कोहल। इसका मतलब मिथानॉल। ओके, और मिथानॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ऑलराइट, कंडीशन क्या होगी एस्टर की फॉर्मेशन के लिए? कंडीशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, और रिफ्लक्स करते हैं। Isn't it? Draw one repeating unit of the addition polymer of perspex. Perspex का structure. Perspex. तो this is the monomer, उससे बनेगा पॉलीमर।
तो इस मोनोमर को मैं लिख रहा हूं आपके साथ, दिस इज CH2, ओके, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये COOCH3 और ये CH3। तो मैंने आपसे कहा था पॉलीमर बनाने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये आप यहाँ शिफ्ट करें, दूसरे वाले मोनोमर का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 1 रिपीटिंग यूनिट है क्योंकि आपने सिर्फ एक ही मोनोमर शो किया है। यूज इंफॉर्मेशन from table 4.2 to suggest how the infrared spectra of M and perspex would differ. Explain your answer. M, देखो M के अंदर ना तुम्हारे पास इस M का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि बार बार देखना ना पड़े हमें, सही है, ताकि हमें देखना ना पड़े। यहाँ लिख लेते हैं M, ठीक है। तो पहली तो बात ये कि भाई इसके अंदर एल्कीन है और एल्कीन की जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर अपीयर होता है अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। इसमें एस्टर है, एस्टर में कार्बोनाइल होता है, कार्बोनाइल में 1720 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज आ जाती है, राइट, ठीक है भाई। पर्सपेक्स में आपके सामने है पर्सपेक्स, इसका भी फॉर्मूला ले लेते हैं। उप्स, चलो लेते हैं स्क्रीनशॉट, कोई इशू नहीं है, पर्सपेक्स भी रखते हैं। ठीक है, यहाँ रखो पर्सपेक्स, ठीक। अब ये पर्सपेक्स है, इस पर्सपेक्स के अंदर आप नोट करो अच्छे बच्चे आप, ये एस्टर है एंड एस्टर में कार्बोनाइल है, इसका मतलब कार्बोनाइल की 1720 सेंटीमीटर इनवर्स की पीक होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई एल्कीन नहीं है, तो इसका मतलब यही फर्क है इन दोनों में कि यहाँ एल्कीन नहीं है, यहाँ पर 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्प्शन पीक नहीं मिलेगी, यहाँ 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर एब्जॉर्प्शन पीक मिल जाएगी। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, ओके। 1 मार्क का पार्ट है तो हम यही लिखेंगे कि मोनोमर M contain an alkene which gives absorption peak at alkene, 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 एल्कीन कहाँ है, ये रहा एल्कीन और ये इसकी रेंज है, तो मैं ये रेंज लिख के दे देता हूँ, पीक एब्जॉर्प्शन पीक एट 1500 to 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, okay. This peak is absent in perspex, okay. Okay, now the next part is K can be made from propanol in 3 steps, and this is shown in figure this. Complete table 4.3 to identify the reagents used and the type of reaction in each step. अच्छा, पहली तो बात ये आप नोट करने वाली बात है कि OH और साइनाइड एक ही कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब साइनोहाइड्रिन, और साइनोहाइड्रिन जब भी बनता है ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड अंडर हीट, ओके। तो रिएजेंट क्या होगा मेरे पास, HCN, ठीक है, क्योंकि कीटोन always undergoes nucleophilic addition reaction with NHCN while NaCN acts as a catalyst, and NaCN क्या होगा, catalyst. Type of reaction,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में देखो, ये CN है, ये कन्वर्ट हो गया COH में, इसका मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। और मैंने करवाया कि एसिड हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl में होती है, जिसको हम H3O+ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, जिसको हम डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं या डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हो। ये सब लिखने के तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, H+ / वाटर, और कंडीशन क्या है इसकी, रिफ्लक्स, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। सही। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में आप नोट करें, इस अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है। Okay, that's the end of this paper also. Thank you very much, guys.